नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुहेल खान। हमारी खास पेशकश आधी आबादी अधूरी सुरक्षा में आपका स्वागत है। एक वक्त था जब हम नारी को देवी के रूप में पूजते थे, लेकिन आज आलम कुछ ऐसा है कि महिलाओं की इज्जत को सरेआम नीलाम किया जाता है, उनकी आबरू तार तार की जाती है। हाल के दिनों में पूरे देश में महिलाओं पर यौन हिंसा समेत कई तरह के अत्याचार के मामले काफी हद तक बढ़ गए। मध्य प्रदेश के अलग अलग शहर से ऐसी कई घटनाएं सामने आ रही हैं। हालांकि प्रदेश सरकार महिलाओं के खिलाफ अपराध को लेकर गंभीर है, एक के बाद एक सख्त कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर महिलाओं के खिलाफ कब यह अत्याचार रुकेगा, कब देश के लोग जागेंगे, कब महिलाएं भी आज़ादी से निर्भय होकर खुलेआम घूम सकेंगी। तो अगले आधे घंटे में ऐसे ही कुछ सुलगते सवालों के जवाब तलाशेंगे, जुड़ेंगे कुछ खास मेहमानों के साथ। मध्य प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। बीते कुछ दिन से लगातार रेप और गैंग रेप जैसी घटनाएं सामने आ रही हैं। प्रदेश सरकार भी महिलाओं के खिलाफ बढ़ रहे अपराध को रोकने के लिए सख्त नजर आ रही है। सरकार ने साफ कर दिया है कि किसी भी कीमत पर आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। भोपाल में नाबालिग से दरिंदगी, इंदौर में युवती से दुष्कर्म, तो सीधी में महिला से गैंग रेप। प्रदेश में महिला अपराधों की फहरिस्त काफी लंबी है। देश तरक्की कर रहा है, महिलाओं के उत्थान और बेटी बचाने की बात भी हो रही है, लेकिन महिलाओं से दरिंदगी के मामले फिर भी नहीं थम रहे। हालांकि सरकार समय समय पर महिला अपराध को रोकने के लिए ठोस फैसले ले रही है। सरकार उन लोगों का सम्मान भी कर रही है जो महिलाओं पर होने वाले अपराध को रोकने में उसका साथ दे रहे हैं। इतना ही नहीं, प्रदेश में बेटी बचाओ अभियान को नए सिरे से चलाया जाएगा। इसके तहत बच्चियों के जन्म से लेकर उनकी शिक्षा, सुरक्षा और सशक्तिकरण जैसे हर पहलू पर ध्यान दिया जाएगा। वहीं सीएम शिवराज ने लापता बच्चियों को ढूंढने के लिए विशेष अभियान चलाने का ऐलान भी किया है और ह्यूमन ट्रैफिकिंग रोकने की पहल भी की है। अब कामकाजी लड़कियों का पुलिस रजिस्ट्रेशन होगा। आगे हम सिस्टम ऐसा बना लें कि काम धंधा बाकी चीज करने जो बेटियां जाती हैं वो ले जाती हैं, तो उसके हम कोई रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया कुछ ऐसी शुरू करेंगे जो बेटी जाए, वो पता रहे कि कौन ले जा रहा है, कहाँ जा रही। काम धंधे के लिए, कुछ और चीज के लिए आना जाना स्वाभाविक है, लेकिन ऐसी व्यवस्था हम बना लें कि जाए तो रजिस्ट्रेशन हो उनका, और वो जिले में करें, कहाँ चले उस पर विचार कर लें। महिलाओं के साथ अत्याचार के मामले साल दर साल बढ़ रहे हैं। हर साल महिलाओं के साथ होने वाले अपराध में बढ़ोतरी हो रही है। एनसीआरबी के आंकड़े भी चौंकाने वाले हैं। हालांकि प्रदेश सरकार ने भी साफ कर दिया है कि महिलाओं पर अत्याचार करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। सारे के सारे आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं, किसी भी आरोपी का बख्शा नहीं जाएगा। स्पेशल ट्राई कराएंगे और दोषियों को सजा भी जल्दी से जल्दी कराने का सरकार प्रयास करेगी। निश्चित रूप से जल्दी सजा कराने की कोशिश करेगी। साफ है कि सरकार प्रदेश में महिलाओं को सुरक्षा देने और महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों को लेकर गंभीर है। ऐसे में जरूरत है सरकार के साथ महिला अपराध को रोकने में उसका साथ देने की, साथ ही महिलाओं के प्रति सोच बदलने की, ताकि आने वाले वक्त में महिलाओं के खिलाफ बढ़ रहे अपराध के ग्राफ को कम किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। लेकिन सवाल जस का तस बना हुआ है। महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध को रोकने की बात तो सभी करते हैं, लेकिन ये रोके किस तरह से जाएंगे? क्या और कड़े कानून बनाए जाएंगे, या फिर जो कानून पहले से बना दिए गए हैं वो सफिशिएंट हैं और उन्हें अमली जामा अब कड़ाई से पहनाया जाएगा? इसी बात को लेकर हम आज चर्चा करेंगे। और जो लोग मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ रहे हैं उनमें नेहा बग्गा शामिल हैं। आप प्रवक्ता हैं बीजेपी की। आपसे सवाल ये होगा कि दरअसल सरकार के भीतर राजनीतिक इच्छा शक्ति कितनी है। नेहा जी, बहुत स्वागत है आपका। और ऐसा नहीं कि केवल बीजेपी ने मध्य प्रदेश में राज किया हो। अगर हम 2003 से पहले के इतिहास में चले जाएं तो फिर कांग्रेस थी,
रश्मि पवार शर्मा हमारे साथ जुड़ी हैं। आप प्रवक्ता हैं कांग्रेस से। आपसे भी कुछ सवाल हमारे होंगे और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि दरअसल जब कांग्रेस की हुकूमत थी तब सरकारें कितनी गंभीर थीं, और पक्ष ये भी होगा कि क्या कानून जो अब तक सरकारों ने बनाए हैं आज़ादी के बाद से लेकर 2021 तक, वो कानून कितने मजबूत हैं। डॉक्टर रवि अतरौलिया साहब हमारे साथ जुड़ेंगे, रिटायर्ड हैं, डीएसपी इंदौर से जुड़ेंगे। डॉक्टर रवि साहब, बहुत स्वागत है बंसल न्यूज़ में आपका। इधर हम कानून की बात करते हैं, कानून की सख्ती की बात करते हैं, राजनीतिक इच्छा शक्ति की बात करते हैं, लेकिन दरअसल जिस महिला के साथ अपराध होता है वो किस मानसिकता से, किस टॉर्चर से, किस मन स्थिति से गुजरती है, इस पर बात करने के लिए आज हमने रीनू यादव को बुलाया है। आप समाज सेवी हैं और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। रीनू, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है बंसल न्यूज़ में। तो सबसे पहले बात अगर अपराध की हो तो कानून का जिक्र करना जरूरी है, इसलिए रुख करूंगा डॉक्टर रवि अतरौलिया साहब की तरफ। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा कि इस वक्त जब हम महिला अपराध को लेकर बात कर रहे हैं, देश में या फिर मध्य प्रदेश में जो कानून हैं, क्या आप उन्हें इनफ मानते हैं या आपको ये लगता है कि नहीं, अभी किसी और कड़े कानून का इंतजार करना होगा? मैं ये कहना चाहता हूं कि वर्तमान में जो भी कानून मौजूद हैं वो पूरी तरह सक्षम हैं। ठीक। और अपराधी को सजा देने में भी वो पीछे नहीं है। अभियोजन शाखा भी इसमें काम करती है बहुत अच्छी तरह से। और यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि पुलिस अपनी तफ्तीश पूरी तरह से करती है। कतिपय कारणों से कुछ मामले भले ही किन्हीं का मतलब वो जो है प्रार्थिया अपना बयान बदल दे या साक्ष्य बदल जाए, वो अलग बात है, लेकिन ऐसे मामले दोष मुक्ति के बहुत कम हैं। डॉक्टर रवि, बयान तकलीफ यहाँ होती है कि जब बयान बदल क्यों जाती है। इस बात का आप जिक्र कर रहे हैं, बयान बदल क्यों जाते हैं? आपको लगता है कि महिला के ऊपर कहीं ना कहीं दबाव बनाया जाता होगा? जी बिल्कुल, वो बता देता हूँ जी, बिल्कुल, यस बिल्कुल ठीक। यहाँ पर पीड़ित महिला के ऊपर दबाव बनाया जाता है। दूसरा, उसे लोभ लालच दिया जाता है। अगर वो नहीं टूटती तो साक्ष्यों पर भी दबाव डाला जाता है। मैं एक केस के जिक्र करना जरूर चाहूंगा यहाँ पर। ठीक। हीरानगर थाना क्षेत्र में एक महिला ने अपनी पिता की मर्जी के खिलाफ शादी कर ली थी और घर तक मतलब उन्होंने उसका प्रतिबंधित कर दिया था, लेकिन राखी के दिन स्पेशली पति पत्नी को उनके मायके वाले ने बुलाया और वहां पर पत्नी के सामने पति की बेरहमी से हत्या की गई, खुद उसके परिजनों के द्वारा, और वो खुद भी घायल हुई, मगर कोर्ट में वही प्रार्थिया पूरी तरह से बदल गई थी। तो ये किन हालातों में होता है ये समझा जा सकता है। और जहां तक है मध्य प्रदेश में महिला अपराधों के बढ़ने की, तो जैसा कि अभी गृह मंत्री जी कह रहे हैं कि हम फास्ट ट्रायल करेंगे, तो मैं ये चाहता हूं कि फास्ट ट्रायल भी हो और सजा का अनुपालन भी शीघ्र हो। मैं आपके पास आता हूं, मैं आपके पास आता हूं और जानने की कोशिश करूंगा तमाम क्या कुछ और कानूनी पहलू हैं। नेहा बग्गा जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और जब हम राजनीतिक इच्छा शक्ति की बात करते हैं तो पहले मैं नेहा जी से शुरुआत करूंगा, क्योंकि आप बीजेपी प्रवक्ता हैं और सरकार इस वक्त मध्य प्रदेश में बीजेपी की है। नेहा जी, एक आम औरत को अब भी सड़कों पर बाहर निकलते रात में डर लगता है, आप भी महिला हैं। सुहेल जी, देखिए, मुझे लगता है कि जिस प्रकार की घटनाएं घटती हैं समाज के अंदर जी, उसमें सरकारों की इच्छा शक्ति होना बहुत ही जरूरी है। ठीक। और इसी को देखते हुए हमने ये देखा कि मध्य प्रदेश में माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में अगर छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार होता था तो फांसी की सजा का प्रावधान सबसे पहले करवाया गया। कुछ याचिकाएं ऐसी भी हैं जो ऊपर तक गई हैं और जल्द ही उस पर फैसले आने की उम्मीद भी है। दूसरी बात कि आप लगातार देखेंगे कि सिर्फ बेटियों की सुरक्षा ही नहीं बल्कि बेटियों का सम्मान हो, बेटियां सुरक्षित रहें, जन्म से ही उनका जन्म हो सके, उसको लेकर भी हमारी सरकार ने लगातार काम किया है। चाहे बेटी को पढ़ाने की बात हो, चाहे बेटी की परवरिश की बात हो, चाहे कन्यादान योजना की बात हो, चाहे उनकी सुरक्षा की बात हो। सिर्फ सुरक्षा। आप देखिए कि पहले जब किसी पीड़िता को अपनी एफआईआर लॉन्च कराने में समस्या आती थी, आज वो डोर स्टेप पर आ गई है एफआईआर की योजना।
कि अगर आप फोन करेंगे तो पुलिस अधिकारी आपके घर पर आएंगे, आपको पुलिस के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। पिछले कुछ महीनों में हमने ये भी देखा कि जिन जिन पुलिस अधिकारियों ने कहीं पर लापरवाही करी है एफआईआर दर्ज करने में, तो माननीय मुख्यमंत्री गृह मंत्री जी के आदेश पर सबसे पहले अगर मुकदमा दर्ज हुआ है तो उन पुलिस अधिकारियों पर हुआ है। और आज भी जिस प्रकार से सम्मान का असली हीरो का एक जो पूरा कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी ने रखा, उसके पीछे भी उद्देश्य ये था कि सरकार की मंशा हमेशा होती है कि हम एक सुरक्षित वातावरण दें, पर उसके साथ में सामाजिक जो सहभागिता होती है उसकी भी बहुत आवश्यकता होती है। सामाजिक सहभागिता की आपने बात की, रीनू यादव साहब की तरफ ये सवाल बनता है, लेकिन उससे पहले रश्मि पवार के पास जाना चाहूंगा। ग्वालियर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस की। रश्मि जी, चूंकि फिलहाल आप सत्ता में नहीं हैं, इसलिए मैं ये जानना चाहूंगा कि जब कानून व्यवस्था की बात उठती है और खासकर महिलाओं की बात उठती है, आप भी एक महिला हैं, विपक्ष के तौर पर किस तरह आपका रोल होना चाहिए और क्या वो नजर आता है मध्य प्रदेश में, क्योंकि हमें तो कहीं दिखता नहीं है। सोहेल जी, जैसा कि आपने देखा कि पिछले 15 साल और उसके बाद 1.5 साल और फिर से बीजेपी की सरकार है। आपने देखा एनसीआर की रिपोर्ट और उसके जो आंकड़े हैं उसमें मध्य प्रदेश नंबर 1 रहा। कमलनाथ जी की सरकार आई, उसमें सुरक्षा को लेकर बराबर रोकथाम के लिए प्रयास किए गए और उसमें कमी भी आई। और उसके बाद जैसे ही बीजेपी की सरकार आई फिर से उसमें बढ़ोतरी हो गई। पहले भी मध्य प्रदेश में महिला सुरक्षा को लेकर कई तरह की बातें की गई। मैं ये जानना चाहता हूं कि दरअसल विपक्ष के तौर पर आप कहां हैं? सरकार तो बीजेपी की है, मान लिया कि अपराध बढ़ रहे हैं, आंकड़े बढ़ रहे हैं, एनसीआरबी की रिपोर्ट भी ये बात कह रही है, बतौर विपक्ष आप कहां हैं? हम लोग बराबर अपनी बात को उठा रहे हैं। हम शहर स्तर पर, प्रदेश स्तर पर लगातार जब जब आवश्यकता होती है हम इस बात को उठाते हैं। आज मध्य प्रदेश में उत्तर प्रदेश की आत्मा आ गई है। आप देखिए निर्भया के समय और बदायूं 2 केस वैसे ही पुनरावृत्ति मध्य प्रदेश में सीधी में हुई। हालांकि पकड़े गए हैं अपराधी, लेकिन क्यों हो रहे हैं अपराध और सरकार इनको पूरी तरीके से रोकने में नाकाम रही है और लोगों के अंदर डर खत्म हो गया है। कानून व्यवस्था पे से लोगों का भरोसा उठ रहा है। सोहेल जी, आप देखिए कि लोग खुले आम बेचारी महिला के साथ किस तरह के कृत्य किया गया है, सोच के डर लगता है। मेरी एक 10 साल की बच्ची है, आज मैं खुद घर से बाहर निकलने में, उसको घर छोड़ के जाने में डरती हूँ। ये सरकार महिलाओं को सुरक्षा देने में पूरी तरह से असफल है। चलिए, और ये बात सिर्फ मध्य प्रदेश की नहीं है, दरअसल हमारी फिक्र की बात यह है कि पूरे देश में इस वक्त महिलाओं के खिलाफ जो अपराध है उनके आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। रीनू यादव जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, आप समाज सेवी हैं, इसलिए मैं आपके पास आता हूँ। रीनू जी, आपने दोनों तरफ की बातें सुनी। रवि अतरौलिया साहब का कहना है कि कानून इस वक्त देश में या प्रदेश में इनफ है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में कहीं ना कहीं चूक नजर आ रही है। नेहा बग्गा जी ने कहा कि राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी नहीं है, सरकार लगातार इस बात की कोशिश कर रही है। लेकिन इसी के बरक्स अब डॉक्टर रवि अतरौलिया का वो बयान रखिए जब उन्होंने कहा कि एक महिला के सामने उसके पति को मौत की घाट उतार दिया गया, वो खुद भी जख्मी हुई, लेकिन जब केस लंबा चला उसी महिला ने अपना बयान बदल दिया। डॉक्टर रवि अतरौलिया साहब ने यह भी कहा कि यकीनन वो किसी दबाव में थी। तो इस राजनीतिक इच्छा शक्ति और कानून के बीच जो झोल है उसमें वो पीड़ित महिला आपको नजर कहां आती है, कहां झूलती रहती है, किस स्थिति से वो गुजरती होगी? क्योंकि ये बात तय है कि जो महिला रेप या गैंगरेप जैसी घिनौनी हरकत अपने जीवन में झेलती है, समाज में उसके लिए नजर उठा के चलना आसान नहीं है। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात की। सभी पक्षों की बात यहाँ सुनने के बाद मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि जैसे कि नेहा बग्गा जी ने बोला कि सरकार की इच्छा शक्ति बहुत है, बहुत सारी पॉलिसीज़ हैं, उनका इम्प्लीमेंटेशन भी हो रहा है, बट मेरा कहीं ना कहीं मानना है
कि इम्प्लीमेंटेशन पार्ट में अभी भी हम कहीं लेकिंग है, तभी ये सारी समस्याओं का सामने आ रही हैं। और अगर आप बात कर रहे हैं कि महिला कहीं ना कहीं झूल रही है, तो बिल्कुल वो कहीं ना कहीं झूल रही है, बिकॉज आपको भी पता है कि महिला एक फैमिली में आज की ज़माने में भी कहाँ स्टैंड करती है। उसको अपने घर के ही सारे मर्दों की, मैं कहूँगी मर्दों की बातों के नीचे कहीं ना कहीं दबना पड़ता है। तो मैं ये मानूंगी सरकार अलग जो काम कर रही है वो कर रही है, लेकिन एज अ सोसाइटी अगर मैं इसकी बात करूं, एज अ सामाजिक कार्यकर्ता अगर मैं इसकी बात करूं, तो समाज की सहभागिता भी बराबर हिस्सेदारी यहाँ पर निभाना उनको चाहिए। जैसा कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगी, योगी गवर्नमेंट जो कि यूपी की गवर्नमेंट है, उन्होंने एक इवैक प्रोग्राम करके दैट इज़ एंडिंग वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड चाइल्ड शुरू किया है, अगेंस्ट चिल्ड्रन स्टार्ट किया है, जिसमें उन्होंने ये स्टार्ट किया है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को शामिल कर रहे हैं, और वो कहीं ना कहीं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अपने सेमिनार वेबिनार्स के थ्रू इवन इन द सिचुएशन ऑफ लॉकडाउन वो इस तरीके के प्रोग्राम लगातार कंडक्ट करा रहे हैं, जहां पर समाज में महिलाओं को ही नहीं बल्कि पुरुषों को भी इस बारे में अवेयर किया जा रहा है कि उनको महिलाओं के साथ किस तरीके का ट्रीटमेंट देना चाहिए। जब भी रेप की बात आती है तो हम लोग महिला को अवेयर करो, महिला को बताओ, बट पुरुषों का क्या? रेपिस्ट तो एक पुरुष होता है, उसको अवेयर करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? तो मेरा एक छोटा सा सजेशन है कि हमारे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट में भी इस तरीके के प्रोग्राम, इस तरीके के अवेयरनेस कैंपेन्स होने चाहिए, जिसमें ना कि सिर्फ हम महिलाओं को जागृत करें बल्कि पुरुषों को भी उनकी मानसिकता, उनकी सोच, एनवायरनमेंट को बदलने का पूरा प्रयास। ये महत्वपूर्ण बात आपने कही। हम देखते हैं कि अक्सर लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए इस तरह के प्रोग्राम चलाए जाते हैं कि उनको सेल्फ डिफेंस सिखाया जाता है कि अगर आपके ऊपर कोई मुसीबत आए तो आप किस तरह से सेल्फ डिफेंस आपको अपना करना है। वहीं जागरूकता के लिए भी महिलाओं के लिए प्रोग्राम चला दिए जाते हैं। कई बार तो हमने जिम्मेदारों के मुंह से ऐसे बयान भी सुन लिए कि शाम होने के बाद औरतों को बाहर निकलना ही नहीं चाहिए। कई बार लोगों ने ये तक कह दिया कि महिलाओं का पहनावा रेप और गैंगरेप जैसी घटनाओं के लिए जिम्मेदार है। डॉक्टर रवि अतरौलिया साहब, आपके पास आना चाहूँगा। क्या लगता है आपको, पुलिस इनफ है हैंड के मामले में, और क्या जांच जब आपकी आगे बढ़ती है ये केस टूटता कहाँ है, कमजोर कहाँ हो जाता है? देखिए, जहां तक पुलिस बल की बात कहूं जी, तो ये कड़वा सच मैं कह सकता हूं, मेरे पुलिस अधिकारी भी इसको सुन लें। कहिए। कि जिस गति से अपराध, जिस अनुपात में अपराध बढ़ रहे हैं, उस अनुपात में अपराधों की विवेचना करने वाले स्टाफ की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वो स्टाफ विवेचनाओं में इतना दबा हुआ है कि जहां तक मैं ये कह सकता हूं कि वो बहुत पुख्ता विवेचना करने में कहीं ना कहीं उसकी चूक हो रही है। ये तो एक हमारा अपना है कि बल की कमी है। ठीक। अब रहा दूसरा सवाल कि विवेचना के दौरान हमें बहुत विचित्र परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। जैसे बड़नगर में जब मैं एसडीओपी था, 2013 की घटना में उल्लेख करना चाहता हूं कि किस तरह से राजनीतिक हस्तक्षेप होते हैं। एक आदिवासी लड़की से, अपना हरिजन लड़की से गैंगरेप हुआ था, और वहां पे कुछ राजनीतिक युवकों ने ही उसको किया था, एक पर्टिकुलर जो सत्तासीन पार्टी थी उसके ही युवकों ने। और मजेदार बात ये कि सत्तासीन पार्टी के ही एक जिम्मेदार विधायक द्वारा बड़नगर थाने के सामने धरना प्रदर्शन किया गया, और इस तरह से उन्होंने जो किया, उसके बाद वहां पर जो भी पुलिस अधिकारी थे वो उनको हटाए गए। मेरी पदस्थापना वहां हुई थी, और आप देख लें कि वहां पर फिर मैंने उस राजनीतिक प्रभाव को दूर किया, अपने आप को मुक्त किया। और दूसरी बात, मैं शिवराज सिंह साहब की तारीफ करूंगा कि उन्होंने मुझे खुला हाथ दिया था, और वही वजह थी कि फिर मैं अपराधियों को गिरफ्तार कराकर उन्हें न्याय की ठीक रवि साहब दरवाजे तक लेके जा सका। रवि साहब, तो इस तरह से भी कुछ हरकतें ऐसी होती हैं जैसे सुन रही हैं। डॉक्टर रवि अतरौलिया ने कहा, एक केस का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उस वक्त के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने फ्री हैंड दिया और कहा कि मुझे अपराधियों पर लगाम चाहिए। नेहा जी, सरकारें जब चाहती हैं तो किसी मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में डाल देती हैं, तुरंत सुनवाई होती है, और कई मामलों में हमने देखा कि फांसी की सज़ा तक सुना दी गई। लेकिन आपको नहीं लगता कि इस वक्त देश की अदालतों में 2 करोड़ केस पेंडिंग हैं? इधर भी कुछ सोचना चाहिए, अदालतें बढ़ाइए, या फिर हर महिला को बराबर इंसाफ दीजिए,
किसी को फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई, किसी को साधारण कोर्ट में सुनवाई, कहीं ना कहीं हियरिंग इससे प्रभावित तो होती है। सुहेल जी देखिए, सबसे पहली बात है कि आज हम जिस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है। सरकारें आती जाती हैं, पर ये सामाजिक जिस प्रकार से वातावरण बिगड़ रहा है, ये समस्या पूरी वो है। सरकार आती है, हर सरकार चाहती है कि उसके में इच्छा शक्ति हो, समाज का जो वातावरण है, प्रदेश और देश का जो वातावरण है वो अच्छा रहे। पर आप देखिए कि समय के साथ जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, टेक्नोलॉजी भी आगे बढ़ रही है। एक मुख्यमंत्री जी ने आज अपने कार्यक्रम में एक घटना बताई कि 12 साल के बच्चे ने 4 साल की बच्ची के साथ रेप किया। एक 12 साल का लड़का 4 साल की लड़की के साथ रेप करता है, जिसे कुछ नहीं पता कि वो क्या कर रहा है, पर पॉर्न मूवी देखकर आज की टेक्नोलॉजी के साथ वो आगे बढ़ रहा है। आज हम देख रहे हैं कि लॉकडाउन होने के बाद, कोरोना के आने के बाद जिस प्रकार से OTT प्लेटफॉर्म्स बढ़े हैं, जिस प्रकार से उसमें सीन दिखाए जाते हैं, जिस प्रकार से उसमें अभद्र दृश्य आते हैं, रेप की घटनाएं सामने, गाली गलौज सामने, और जिस तरीके से इंटीमेसी का सीन पूरा परिवार साथ में बैठकर देखता है, इसका भी दुष्परिणाम होता है समाज के ऊपर। और आज जो सम्मान का कार्यक्रम हुआ है, ये इसीलिए भी इसका वर्णन करने की आवश्यकता है क्योंकि सरकार की इच्छा शक्ति एक जगह पर है। जब तक समाज जागरूक नहीं होगा, समाज में ऐसे लोग नहीं होंगे जिन्हें हम असली हीरो कहते हैं। आज उदाहरण के तौर पर हमने कई सारी घटनाएं देखी जिनमें लोगों ने अपने अपने जो उन्होंने हीरो का जो काम किया वो सामने रखा। एक ऑटो रिक्शा चालक ने एक बालिका को बचाया ह्यूमन ट्रैफिकिंग से। मंदसौर की लड़की यहाँ से हरियाणा जाना चाहती थी। उस ऑटो चालक को जब उसके बारे में संदेह हुआ तो उसने फोन करके उसके पिता से बात की और पता चला कि वो एक लड़के से बातचीत करती थी, व्हाट्सएप के माध्यम से वहां पर दोस्ती हुई और हरियाणा जाने के चक्कर में थी और वहां पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग में फंस जाती। एक माँ ने एक ऐसी बच्ची को बचाने का काम किया जो अपने घर का रास्ता भूल गई थी, मानसिक तौर पर फिट नहीं थी। 2 दिन अपने परिवार के अंदर रखा, पुलिस को उसके बारे में बताया और उसे सुरक्षित उसके घर में पहुंचाया। तो इस प्रकार की जो घटनाएं हैं, सरकार और समाज जब तक ये एकजुट होकर साथ में काम नहीं करता, तब तक परिणाम आप कितने कानून बना लीजिए, सरकार कितनी स्ट्रिक्ट हो जाए, आप फांसी ले आइए, पर उनमें डर, उनमें संस्कार और जो हमारा वातावरण लगातार बिगड़ रहा है, इसमें एकमात्र सरकार दोषी नहीं है। मैं भी कांग्रेस की प्रवक्ता की तरह यहाँ पर बता सकती हूँ कि कांग्रेस के कार्यकाल में कितने घटना हुई, कितने आंकड़े बढ़े। मैं भी बता सकती हूँ कि आज जब शिवराज सिंह चौहान जी दोबारा आए तो मार्च से लेकर दिसंबर तक का जो गृह मंत्रालय की रिपोर्ट है उसमें ये बताया गया है कि 15% की उसमें गिरावट आई है। पर सवाल ये है कि यहाँ पर कांग्रेस और अलग राजनीतिक दल से हमें ऊपर उठ के समाज के तौर पर सोचना है या नहीं सोचना। रीनू यादव जी, बड़ी गंभीर बात कही अब नेहा बग्गा जी ने। समाज की भागीदारी किस तरह देखती हैं आप? आपको लगता है कि क्या महिला को सेल्फ डिफेंस सिखा देना इनफ है, या फिर आपको लगता है कि नहीं, दरअसल जो इस अपराध का जनक है, जिसको पुरुष कहते हैं, उस पर लगाम लगाना जरूरी है और दोनों तरीके से सख्ती भी जरूरी है, साथ ही संस्कार भी जरूरी है, क्योंकि जब तक हम अपने बेटे को ये नहीं बताएंगे कि क्या सही है क्या गलत है, शायद हम इस बुराई को कभी रोक नहीं पाएंगे। जी बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूँगी कि समाज की भी भागीदारी उतनी ही ज़रूरी है जितनी कि सरकारों की इच्छा शक्ति। हम सब सरकार को ब्लेम नहीं कर सकते कि कांग्रेस ने ये किया या बीजेपी ने ये किया। एज अ समाज, जैसा कि नेहा जी ने बताया कि OTT प्लेटफॉर्म्स बढ़ रहे हैं, हम लोग अपने किड्स को, हम लोग अपने बच्चों को क्या शिक्षा दे रहे हैं, क्या संस्कार दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। अगर मैं अपना एग्जांपल दूं, अगर मैं एक बेटी की माँ हूं तो मैं अपनी बेटी को क्या सिखाऊंगी, अगर मैं अपने एक बेटे की माँ हूं तो मुझे उसको किस तरीके से एजुकेट करना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं समाज की, परिवार की और स्पेशली महिलाओं की जिम्मेदारी यहाँ पर बढ़ जाती है कि उनको अपने परिवार में, अपने समाज को किस तरीके के संस्कार देने हैं। अगर मैं एक बेटी की माँ हूँ, मैं एक सिंगल डॉटर की मदर हूँ जो कि 8 साल की है, मैं उसको क्या सिखाती हूँ? मैं उसको ये सिखाती हूँ, बेटा गुड टच बैड टच क्या होता है। अगर आप ऐसी कंडीशन में ये तो आपने फिर वही बात कर दी कि आप अपनी बेटी को क्या सिखा रही हैं। मेरा सवाल ये कि हमें अपने बेटे को क्या सिखाना है। आगे ये बात भी कहना चाह रही थी कि आप इस पे जोर अगर डालें, मैं अपने बेटे को कुछ सिखाऊंगी तो घर के भीतर जो पुरुष है, शुरुआत वहीं से होना चाहिए। यानी मैं अगर हूं तो मुझे अपनी पत्नी, अपनी माता, अपनी बहन और अपनी बेटी के साथ इतना अच्छा सलूक करना चाहिए, इतना सम्मान के साथ सलूक करना चाहिए कि मेरा बच्चा उसे देखकर जब बड़ा हो तो उसको ये पता चले कि नहीं, महिला का सम्मान किस तरह से किया जाता है। क्या आपको लगता है कि आजकल हमारे इस समाज में जिस तरह का ताना बाना घर के भीतर है, जहां पुरुष अपना अधिकार जमा रहा है, महिला के ऊपर चिल्ला के बात करता है, गुस्से से बात करता है, खाना खराब होता है, खाना फेंक देता है, कई जगह महिलाओं को पीटा जाता है, तो जो नई जनरेशन ये देखकर सीखती है, बड़ी होती है, उसको पहले से ओपन माइंड मिलता है कि नहीं,
औरत तो कुचलने की चीज़ है। जी, बेटे को ये ज़रूर सिखाया जाना चाहिए कि अपने समाज में जो महिलाएं हैं, फैमिली से स्टार्ट करना चाहिए कि हमको अपनी फैमिली की महिलाओं की इज्जत किस तरीके से करनी है। तो बेटे में इस तरीके के संस्कार को इनकलकेट किया जाना आज के जनरेशन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और कोशिश करना चाहिए कि बेटा या बेटी जो भी हो, उनको इस तरीके के अभद्र एटमॉस्फेयर, जिसकी नेहा जी ने अभी बात करी, इस तरीके के अभद्र एटमॉस्फेयर से बिल्कुल ही दूर रखा जाए। अगर उनमें ये संस्कार हम इस एज में नहीं डालेंगे तो बड़े होकर वो वही करेंगे जो अभी जिस पर हम लोग इतने देर से चर्चा कर रहे हैं। तो जितना कि एक बेटी को संस्कार देना ज़रूरी है, उतना ही एक बेटे को भी संस्कार देना ज़रूरी है। उसको भी उतना ही शिक्षित करना, उसको भी इतना ही अवेयर करना आज की डेट में ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर हम लोग सिर्फ आधी आबादी जो कि लड़कियों की है उनको एजुकेट कर रहे हैं, तो आधी आबादी अभी भी बची हुई है जिस पे काम करना अभी बचा हुआ है। तो मेरा सिर्फ यही एक सजेशन है कि अब हम शायद लड़कियों को छोड़कर लड़कों पे काम करें तो शायद हमें रिजल्ट्स मिल जाए। बेहतर है, क्योंकि कमज़ोर कड़ी इस मामले में पूरी जो है वह पुरुष है। ज़्यादातर मामलों में, या यूँ कहूँ कि मैं तो 99.9% मामलों में इसमें पुरुष ही जिम्मेदार होते हैं। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। दरअसल वक्त का मैं इस चर्चा को ख़त्म करना चाहूँगा। तो कुल मिलाकर बात ये निकलती है कि महिलाओं के खिलाफ जो अपराध बढ़ रहे हैं, उनमें अगर रोकने के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति ज़रूरी है, तो फिर समाज की भागीदारी भी उतनी ही ज़रूरी है। कानून नए बना देने से महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध रुक जाएंगे, ऐसा शायद सोचना भी बेमानी होगा, क्योंकि अदालतें पहले से हैं इस देश में, कानून पहले से इस देश में हैं, और फांसी की सज़ा तक कई बार बलात्कारियों या फिर महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों को सुनाई गई हैं। ऐसे में नए कानून की ज़रूरत शायद उतनी महसूस नहीं होती जितनी पहले से बने कानूनों को इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत महसूस होती है। इसके अलावा समाज के भीतर जन जागरूकता, एक एजुकेशन हमें लाना होगी, ताकि हम अपने बेटों को, मर्दों को ये सिखा सकें कि औरत सिर्फ इस्तेमाल की चीज़ नहीं है। इसे सम्मान की नज़र से देखिए, इसके साथ सम्मान से पेश आइए। शायद ये उस समाज की परिकल्पना है जिसमें महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध या तो कम होंगे या फिर ख़त्म हो जाएंगे। आज इस चर्चा में फ़िलहाल इतना ही। इजाज़त दीजिए। नमस्कार।